नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लिए पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास। आज आप पढ़ रहे हैं भैया भाग 6 राज्य सरकार में से राज्य सरकार का पार्ट 3। जैसे कि आप सब जानते हैं, इससे पहले हम राज्य सरकार से जुड़ा हुआ भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हम राज्यपाल के बारे में पढ़े थे, भाग 2 में हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़े थे। आज आप पढ़ेंगे भाग 3, जिसमें आज पूरा भाग 6 आता है अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के बीच में। तो अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 आपका आता है। आपको पता है सर, संविधान में 22 भाग है, तो उन 22 भाग, उनके नाम, उनके रिलेटेड अनुच्छेद, ऐसे 3 स्लाइड हैं। ये दूसरा स्लाइड, ये तीसरा स्लाइड। ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, कि कई बार आपको ऑप्शन इसकी मदद से कैंसिल करने या काटने में मदद मिलती है। जैसे कि आपको समझा दूं मैं थोड़ा कैसे मदद मिलती है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि राज्य सरकार से जुड़ा हुआ कोई बात दिया है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ गया आपके लाइन में, क्या मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ गया, तो मुख्यमंत्री जुड़ा हुआ कोई भी काम आएगा तो मुख्यमंत्री तो राज्य सरकार का अंग है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का अंग है, जो कि अनुच्छेद आता है 152 से 237 के बीच में। और उस 4 ऑप्शन में अगर आपको इसमें से कोई भी 52, 100 से लेकर 151 इधर कोई भी अनुच्छेद अगर डाला हुआ है, दिया हुआ है, तो क्या उसका वहां पे ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? यस, क्योंकि आपको बात पता है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का अंग है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में आता है। तो उस इन अनुच्छेद के अलावा कोई और भी अनुच्छेद दिया है ऑप्शन में, चाहे इसके बाद का चाहे इसके पहले का, तो ऑप्शन आप ऐसे ही काट सकते हैं। इसलिए आपको इन भाग, इनका नाम, इनका अनुच्छेद कंठस्थ होना चाहिए, ताकि कूट में कई बार सीधे भी पूछे जाते हैं और ऐसे भी आपके लिए लाभदायक है ऑप्शन, गलत ऑप्शन काटने के लिए। क्लियर? आइए आज के टॉपिक की ओर हम आते हैं। अब तो टाइम बचता है तो हर दिन मैं आपको वो पूरे स्लाइड को बार-बार रिवीजन करवाता हूँ। आज भी टाइम अगर बचा जो कंटेंट में पढ़ाना उसके बाद, तो आपको रिवीजन करवाऊंगा, अन्यथा आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैं लगभग 30-40 क्लास में इसको रिवीजन करवा दिया हूँ अभी तक, है ना। तो दिख रहा भैया आपको उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, क्योंकि आपको पता ही है कि भैया हमारे केंद्र सरकार पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय पढ़ लिए थे। हमारे स्टेट गवर्नमेंट जब हम पढ़ रहे हैं, राज्य सरकार हम पढ़ रहे थे, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट ही हम पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा, देखिए, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, अद्भुत सुंदर बना हुआ है, बहुत ही अविस्मरणीय बना हुआ है। देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने हमारा छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, देख लीजिए भैया अच्छे से, है ना। आइए, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। देखिएगा अनुच्छेद 124, ये 1, ये 2, ये 4 का 4 वैसा ही है, अर्थात 4 तो अपने स्थान पे वैसे ही बने रहता है। 2 और 1 आपस में स्थान चेंज करते हैं, तो 1, 2, 4, 4 वैसे ही है ना। फिर 2 इधर आ जाएगा, देखिए 2 आगे इधर, 1 आगे इधर, 2, 1 आगे इधर, 1, और ये 4 का 4 वैसे ही है। दोस्तों इसी याद रखिए, 124 अगर बोला तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और 214 बोल दिया भैया तो आप लिखेंगे हाई कोर्ट। तो आपको याद रखने के लिए टेक्निक है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, अब दूसरा एक और हिंट है। 124 में जैसे ही आप क्या जोड़ेंगे 90, तो 124 प्लस 90 जोड़ेंगे, तो इसमें जब लगभग सब अनुच्छेद वैसे ही मिलेंगे, तो आपको मिल जाएगा 214। क्लियर? चलिए, तो आपको दोनों अब याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का 124 और 214। 124, 214 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये बात कहा गया है अनुच्छेद 214 में, कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, ये बात बोला गया किसमें? अनुच्छेद 214 में। ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 के पहले पॉइंट में कहा गया है। दूसरे क्लॉज में कहा गया है, इस संविधान के प्रयोजन के लिए, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी भी प्रांत में मौजूद उच्च न्यायालय को संबंधित राज्य के लिए उच्च न्यायालय माना जाएगा। कहने का मतलब क्या है, क्या बोल रही है ये? कुछ नहीं, ये बोल रहा है कि संविधान लागू होने से पहले जिस राज्य में जो हाई कोर्ट बना हुआ है, उसी जिस राज्य में जो न्यायालय बना हुआ है, उसी राज्य का हाई कोर्ट हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। नहीं, फिर पढ़ते हैं। इस संविधान के प्रयोजन के लिए, इस संविधान को अच्छे से लागू करने के लिए, इसके सभी चीजों को संचालन करने के लिए, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, इस संविधान का जब प्रारंभ हुआ उससे ठीक पहले किसी भी प्रांत में जो मौजूद है उच्च न्यायालय, उसको संबंधित राज्य के लिए उच्च न्यायालय माना जाएगा। अर्थात जिस राज्य में उच्च न्यायालय पहले से मौजूद है, उसको उसी राज्य का उच्च न्यायालय मान लिया जाएगा। कहने का मतलब, पहले किसी एक निश्चित क्षेत्र, मान लीजिए आपके भारत है, समझा दूं आपको मैं, नहीं भारत मान लीजिए, इस करके आप
ऐसा मान लीजिए भारत मान लीजिए, हाँ। तो आज पहले आपका यहाँ पे एमपी ले लेते हैं, एमपी में आपका कोई हाई कोर्ट होगा, हाँ। तो एमपी का हाई कोर्ट जो था ना, वो पहले आपको यहाँ आपका यूपी का दिख रहा था, मान लीजिए बिहार का दिख रहा था, मान लीजिए यहाँ बंगाल का दिख रहा था, छत्तीसगढ़ का दिख रहा था, छत्तीसगढ़ थाने मान लीजिए, यहाँ गुजरात का दिख ले रहा है, महाराष्ट्र का दिख रहा है, राजस्थान का दिख रहा है। ऐसा समझिए कि भले है यूपी का जो आपका हाईकोर्ट का जो बिल्डिंग बना, वो कहाँ बना है? एमपी के बॉर्डर में, मगर अपने आसपास के बहुत सारे राज्यों को केंद्र था, वो बहुत सारे राज्यों का विवाद वहीं निपटारा होता था। मगर अब क्या बोला संविधान बनने के बाद कि नहीं, जो आपके एमपी में जो हाईकोर्ट है इसी एमपी राज्य का हाईकोर्ट होगा, और जहाँ नहीं है हाईकोर्ट उस राज्य के लिए अलग अलग हाईकोर्ट बनेंगे। ये बात क्लियर? चलिए, ताकि एक ही हाईकोर्ट पे ज्यादा बर्डन लोड ना पड़े। वर्तमान में 25 हाईकोर्ट हैं। सबसे पहला हाईकोर्ट 1862 में कलकत्ता में, दूसरा बॉम्बे में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में तथा दिल्ली में बना। याद करवा देता हूँ, सन याद रहना रहे, आपको सीक्वेंस याद रखिए। भारत मान लीजिए, तो ये तो होता है सर, ये होता है पूर्व, ये होता है सर पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सबसे पहला हाईकोर्ट पूर्व में बना, कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में दिख रहा है आपको? हाँ सर, सबसे पहला हाईकोर्ट 1862 में कलकत्ता में बना। दूसरा हाईकोर्ट कहाँ बना? बॉम्बे लिखा, तो भाई पूर्व का पश्चिम आता, तो भाई दूसरा हाईकोर्ट बना बॉम्बे में। क्लियर? हाँ सर। तीसरा हाईकोर्ट कहाँ बना? सर मद्रास में, तो पूर्व पश्चिम का आपका क्या दक्षिण, देखिए मद्रास में, मतलब मद्रास में पूर्व तमिलनाडु एरिया, भाई मद्रास में। और फिर उसका चौथा हाईकोर्ट बना जस्ट उत्तर में, इलाहाबाद में, यूपी में, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। तो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, क्या पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, अब आपको याद रहेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, याद रहेगा ना आपको? यस। पहला कोलकाता में बना, दूसरा बॉम्बे में बना, तीसरा मद्रास में बना, चौथा इलाहाबाद में बना। सन से क्या करना है? सन मत याद रखिए, है ना। तो 1862 में कलकत्ता, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास बन गया। तो याद रखेंगे भैया, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, अर्थात ये तीनों कब बने? इसमें सबसे पहले ये बना तीनों बने आपके 1862 में। मगर इसमें पहले यहाँ का बना 1862 में, पहले यहाँ का बना, फिर यहाँ का बना, फिर यहाँ का, तो सीक्वेंस ये रहेगा। मगर तीनों 1862 में ही बने, आप ये समझ जाइए। बच गया क्या? इलाहाबाद, तो उसको लिख दिया 1800, 4 साल बाद 1866। ठीक, बस। और यहाँ सेंट्रल में एक बन गया बाद में 1966 में, दिल्ली वाला। 1866 के 100 साल बाद 1966, लीजिए दिल्ली को 1966, इलाहाबाद का 1866। याद अब आपको रहेगा? यस। तीन ही सन याद रखना, 1862, 1866, 1966, तीनों 1862 में, आपको इलाहाबाद 1866 में, उसके 100 साल बाद दिल्ली वाला 1966 में। चलिए, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो हाईकोर्ट में कौन न्यायाधीश होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे, उसकी संख्या, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, बार बार इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट आपके राज्य में मिलता है, तो उनको लगता है राज्य में तो राज्यपाल ही सब करेंगे ना। मगर दोस्तों, राज्यपाल की मदद से करते सब राष्ट्रपति ही है, नाम राष्ट्रपति जी का ही चलता है इस जगह पर। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन बनेगा और आपको मार के आना है राष्ट्रपति, बिना किसी डाउट के। मैं टोक रहा, इसलिए याद रखिएगा। अन्य सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य जज के परामर्श पर की जाती है। तो एक हो गए हाईकोर्ट के मुख्य जज, और फिर राष्ट्रपति जी हाईकोर्ट के मुख्य जज से सलाह करके अन्य सभी और जितने एक्स्ट्रा जज होंगे, सहायक जज, उन सब की नियुक्ति करते हैं। तो अन्य सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य जज के परामर्श पर की जाती है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य जज की नियुक्ति के समय दिया गया परामर्श अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से होगा। क्या? 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी मुख्य जज की नियुक्ति के समय दिया गया परामर्श कि मुख्य जज किसको बनाना है, उसमें और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात कहना क्या कि मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का सबसे वो मेन, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मेन जज हूं मैं, मुख्य जज हूं मैं। तो मैं और मेरे साथ और 2 वरिष्ठ जज जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, हम 3 लोग मिलकर के बताएंगे किस किस हाईकोर्ट में कौन कौन जज बनेगा, वहां का मुख्य जज बनेगा। ये हम लोग होंगे सलाहकारी पैनल।
क्लियर, वही बात यहाँ पे लिखा है, ये 1998 से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। स्थानांतरण हेतु राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश एवं 4 अन्य जजों के परामर्श से करते हैं। स्थानांतरण हेतु राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश एवं 4 अन्य जजों के परामर्श से करते हैं। और जब राष्ट्रपति को स्थानांतरण करना है, ट्रांसफर करना है जजों का, तो उसके लिए भी एक पैनल बनता है। कौन? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य जजों का एक ग्रुप बनता है, उनसे परामर्श से करते हैं राष्ट्रपति जी। इन 4 में से 2 हाईकोर्ट के मुख्य जज होंगे, 2 में से 1 हाईकोर्ट का जज जहां से स्थानांतरण किया जा रहा है। तो जिस हाईकोर्ट से स्थानांतरण किया जा रहा है जज का, वहां का भी जज होंगे एक जन, ठीक है ना, याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 217 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। क्लियर हो गई बात? क्या? देखिए ध्यान से। और अनुच्छेद 214 पढ़े, हाईकोर्ट में प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा वाला बात। फिर 217 में आइए। 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। अब क्योंकि एक लाइन लिखा ना, इस लाइन में आदमी बहुत कंफ्यूज होता है। क्यों कंफ्यूज होता है आपको मैं पूरा बता रहा हूँ। क्योंकि आप शब्द देख रहे हैं, एक राष्ट्रपति, एक दिख रहा है भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अब क्या दिख रहे हैं? राज्य के राज्यपाल। अब इसी को बार बार पूछ लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन आता है तो आदमी कंफ्यूज जाता है, राष्ट्रपति करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है कि अरे राज्यपाल करता है? इसके तो पूरे लाइन में तीनों चीज दिया हुआ है। आदमी हमेशा कंफ्यूजन में चलता है, हमेशा कंफ्यूजन में चलते हैं। तो करते कौन है? तो फिर करते कौन है? तो मैं आपको समझाता हूँ करते कौन है। हाई कोर्ट के मुख्य जज की नियुक्ति कौन करते हैं? देखिए आप यहाँ बैठे आपके प्रेसिडेंट साहब सबसे ऊपर, प्रेसिडेंट साहब सब बैठे हैं, ठीक। तो ये एक तरफ बुलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और एक जिस राज्य में हाई कोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल को, इन दोनों से ध्यान से दीजिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल के परामर्श, मतलब इन दोनों से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति जी कि बताओ राज्यपाल तुम्हारे राज्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेंगे कि भाई कौन काबिल व्यक्ति इस राज्य में बनाने के लिए जज, तो नाम लेंगे भाई 4-5 लोगों का नाम लेंगे, फिर इनसे पूछते हैं बताओ तुम 4-5 लोगों में किसको तुम सही लग रहा है, फिर आपस में परामर्श करेंगे नहीं इसको हम पास कर देते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल दोनों से परामर्श लिया जाता है, सबको ध्यान रखेंगे, इनमें से केवल परामर्श लिया जाता है। जबकि नियुक्ति की किसके द्वारा जाती है? तो नियुक्ति की जाती है, दोनों से परामर्श ले लिए और नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। इसलिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। इन दोनों से परामर्श लिया जाता है, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है मन में। किसमें है? अनुच्छेद 217 में है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल से परामर्श लेकर के राष्ट्रपति जी चीफ हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। अब देखिए तो हाई कोर्ट, ये भाई आपका हाई कोर्ट है ना, हाँ, यहाँ पे सबसे ऊपर में बैठा दिए हम चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बैठा दिए। कौन बैठा दिए? प्रेसिडेंट साहब बैठा दिए। किनसे सलाह लेके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह लेकर के, और भाई आपके राज्यपाल से सलाह लेकर के। मगर इनके नीचे, इस हाईकोर्ट के जो जज बने, इनके नीचे और भी तो जज बनेंगे,
तो इनकी नियुक्ति कैसी होगी? इसकी नियुक्ति के बारे में बोल रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट, जो ये हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। फिर इनके परामर्श से इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट साहब। क्लियर हो गई बात है? तुम्हारा कोई डाउट ही नहीं रखा, हर एक चीज इतना प्रैक्टिकली समझना है ना। जो आपको उठा को नींद से पूछे तो आप बता दे रहे ऐसा है भाई, ऐसे होता है काम। कितना घुमा के से पूछे क्वेश्चन, आपको दिक्कत डाउट ही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। रखेंगे भैया क्या बोल रहे हैं, हाईकोर्ट के जो भी न्यायाधीश है वो 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इनकी रिटायरमेंट एज क्या है? 62 ईयर। बार बार याद रखिएगा, आप 65 में कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी तक आप 65 वर्ष या 6 साल वाला कार्यकाल CAG का पढ़े हैं, इनका 62 वर्ष ही है ना। ठीक है। चलिए, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। परामर्श प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है। क्या? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सिफारिश क्या हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौन होंगे? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जो कि 1998 में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। बात याद आया आपको कि जब भी आपके हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होगी तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ और 2 अन्य सिस्टर और अन्य जज भी होंगे, 2 वरिष्ठ जज होंगे, वही बताएंगे किस हाई कोर्ट में कौन मुख्य जज बनाया जाएगा। तो जो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ जो 2 वरिष्ठ जज थे, उन तीनों के ग्रुप को मिला के दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना है। अब पीछे पढ़े इसी में देखिए 1998 वाला लाइन पढ़ाया था मैं, ये देखिए 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य जज की नियुक्ति के समय दिया गया परामर्श अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से होगा। तो कॉलेजियम सिस्टम 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे ना, वही से बात ये बोल रहे हैं कि परामर्श प्रक्रिया जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परामर्श देते हैं ना, उसमें वो 2 अन्य जजों से और परामर्श लेते हैं, 2 वरिष्ठ जजों से, और तीनों के ग्रुप को मिला के बोलते हैं कॉलेजियम। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम सिस्टम द्वारा की जाती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह प्रस्ताव 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रस्ताव जो देने की कौन कौन लोग होंगे, किस राज्य में कौन हाईकोर्ट का जज बनेगा, ये जो प्रस्ताव है 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से, कॉलेजियम में 2 वरिष्ठतम सदस्य है ना, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम सदस्य, तो 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित जिस राज्य में जिस हाईकोर्ट में जो नया जज बनाना है, उस संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। ठीक है। तो जिस हाईकोर्ट में उनको भेजना है मुख्य जज बना के, जो आप पहले से मुख्य जज, उनसे सलाह भी लिया जाता है। सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री को इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजने की सलाह देते हैं। प्रोसेस आपको बता रहे हैं। ये जब कॉलेजियम डिसाइड कर लेगा कि इसको भी बनाना है, उसके बाद वो जो सिफारिश है वो सिफारिश मुख्यमंत्री जी को भेजी जाएगी। फिर मुख्यमंत्री जी वो सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री को देंगे। फिर केंद्रीय कानून मंत्री जी इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजने की सलाह देते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा। तो कभी भी कोई भी चीफ जस्टिस बनता है हाईकोर्ट का, वो उसी राज्य का जनरली नहीं रखा जाता है। जैसे अब छत्तीसगढ़ का मैं हूं तो मुझे छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट नहीं दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति, ये एक नीति है, इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश, राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? अरे भैया वो ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए मैं तो हाईकोर्ट का जज हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का ही आदमी हूँ, मैं हाईकोर्ट में जज बन गया, तो मेरे को अपनी मातृभूमि से, अपनी भूमि से अलग प्यार होगा, अलग लगाव होगा ना, पहले बात ये। दूसरा, भैया मेरे सगा संबंधी रिश्तेदार नाते ये सब रहेंगे, मेरे दोस्त सब हैं। कल मेरे सामने मेरे दोस्त के केस आ गया कि मैं तो उसी राज्य में हूँ और वही जज हूँ हाईकोर्ट में, तो भाई मैं तो उसका पक्षधर बन जाऊंगा, तो मैं गलत कानून गलत निर्णय दे सकता हूँ और एक गलत निर्णय से बहुत जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक मान लीजिए बाहर के किसी
पंजाबी और छत्तीसगढ़ के किसी आदमी का केस आए मेरे पास, तो मैं तो पहले से पक्षधर बन के बैठा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मेरा छत्तीसगढ़ राज्य है, तो मैं पंजाबी के खिलाफ जबरदस्ती उसकी गलती ना रहे तो भी उसके खिलाफ निर्णय दे दूँ। तो ऐसा माइंडसेट बन जाता है, कहीं ना कहीं आदमी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता है, और वो रखे इसीलिए क्या करते हैं जनरली जो जिस राज्य का है उसको उसी राज्य का हाईकोर्ट का जज नहीं बनाया जाता। ये एक नीति है, ठीक, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 168। तो किसमें किया गया भैया उच्च न्यायालय के लिए प्रावधान? याद करवाया शुरू में ही 124, 214, 214, 124 में सुप्रीम कोर्ट, 214 में हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ खलिस्तान द्वारा दिलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें आंसर एकदम स्पष्ट है मेरे दोस्त, राज्यपाल के द्वारा। क्योंकि राष्ट्रपति जी पॉसिबल नहीं है ना कि हर राज्य पहुंच के शपथ दिलवाए। नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं मगर शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं, याद रखिएगा बात। क्लियर? चलिए, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल साहब दिलवाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जबकि इनको अपना अगर पद त्यागना होगा जनरली हम क्या देखते हैं, जो शपथ दिलवाता है उसी को त्याग पत्र देते हैं, मगर यहाँ केस अलग है। हाईकोर्ट के जज को अगर अपना त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति जी के नाम से देगा वो, याद रखेंगे बात, ठीक। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देश का 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई है और इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। तो पहली बात तो क्या कि छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कितने नंबर का हाईकोर्ट है? 19वें। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है, हर बार लोग भूल जाते हैं इसको 19वां करके। अरे 19 से 19 है, बात खत्म। बताओ सर कैसे याद रखूं मैं 19वां ये करके? अरे कंफ्यूजन तो इसी में जाता है ना कि 14 है कि 15 है कि 17 है कि 18 है कि 19 है, यही जाता कंफ्यूजन ना, दूर कर देता हूँ। कहाँ के हाईकोर्ट का बात हो रहा है सर? छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट का बात हो रहा है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट का बात हो रहा है ना भाई, छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट का बात हो रहा है ना भाई। तो 3 और 6 9 होता है ना भाई, तो लास्ट में 9 वाला 19 ही होगा ना भाई। अब कभी मत बोलना कि डाउट है, गलती करके नहीं आना है, सुलह हुआ नहीं मार के आना है, ठीक। वहां से छत्तीसगढ़ में 3 और 6 जुड़ के 9 से 19वां वाला तथा छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट 19वें नंबर का हाईकोर्ट है। इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को जब राज्य की स्थापना हुई उसके साथ ही की गई और इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। किसमें? क्षेत्रफल में, एरिया में सबसे बड़ा हाईकोर्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो प्राउड टू बी ए छत्तीसगढ़िया, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। हाँ, और स्वच्छ बनाते भारत, वही वाला। चलिए, तो बहुत बड़ा बात है भैया। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। आपको एक बात बताऊं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके छत्तीसगढ़ जीएस में बना पूछ देता है कि देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा जी आपका हाईकोर्ट कौन है, तो आप बता सकेंगे छत्तीसगढ़ ही है हमारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का हाईकोर्ट। और आप भी लोग भी जब मौका मिले, समय मिले, अगर बिलासपुर में रहते हैं तो जाके एक बार हाईकोर्ट घूम के आइए, ऐसे ही है ना, बहुत सुंदर बना है। जो शुरू में फोटो दिखाया वही है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण उसी तरफ आपका भैया, और रायपुर बिलासपुर आपके हाईवे पे है, उधरी आपका चकरभाटा एयरपोर्ट भी है बिलासपुर वाला। छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय रायपुर है। क्या? छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय क्या है? तो रायपुर है। हाईकोर्ट कहाँ बोले? तो बिलासपुर में। मगर छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण, औद्योगिक न्यायाधिकरण क्या होता है? अरे उद्योग धंधे वाले से जुड़ा जो न्याय देता है ना, कि किसी उद्योग, जिंदल का प्लांट है, इसका प्लांट, उसका प्लांट, जो भी उद्योग धंधे छत्तीसगढ़ में लग रहे हैं उससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा मामला है तो वह वाला आपको वो वाला आपका न्यायालय छत्तीसगढ़ औद्योगिक धंधे से जुड़ा वाला न्यायाधिकरण मुख्यालय रायपुर में है। याद रखेंगे।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अधिकतम जजों की संख्या 22 है, स्थायी न्यायाधीशों की संख्या 17 सीटें हैं और अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए 5 सीटें, तो 17 और 5 22, तो 17 5 22, 17 स्थायी 5 अतिरिक्त, टोटल 22 याद रहेगा। यस, 17 5 22, 17 5 22 याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीशों का क्रम दिया है आपके सामने पूरा, है ना, इसको अच्छे से देखिए एक बार एक नजर। अच्छे से देखिए। तो जस्टिस आर एस गर्ग कार्यवाहक, तो जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बना तो सबसे पहली बार जो इसका पद संभाले वो एक कार्यवाहक, अच्छा कार्य का वहन करने वाले, मतलब वो आपके नियुक्त नहीं हुए थे जज के रूप में, उस समय उस पद का बस उस पद के जुड़े हुए कार्यों का वहन कर रहे थे। तो जस्टिस आर एस गर्ग थे कार्यवाहक जज के रूप में 1 नवंबर सन 2000 को। और उस समय राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय। राज्यपाल का नाम क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया वही तो शपथ दिलवाते हैं ना, इसीलिए। ठीक, तो दिनेश नंदन सहाय तो वो तीनों में ही है। केएम सेट तीनों में ही है। ESL नरसिम्हन सब तीनों में ही है। इस तरीके से तो इनका नाम तो राज्यपाल तो आपको याद हो जाएगा। मैंने इनके जजों का देख क्रम देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक जज कौन है? जस्टिस आर एस गर्ग जी हैं, 1 नवंबर सन 2000 को बने थे। उससे आपका राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय जी, DN सहाय जी। आते हैं दूसरे का पहला। अब छत्तीसगढ़ के मुख्य जज के रूप में, कार्यवाहक नहीं, मुख्य जज के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो जस्टिस WA शशांक। क्या? WA शशांक। कैसे याद रहेगा? अरे भैया ABCD में सबसे पहले कौन आता है सर? ABCD में सबसे पहले A आता है, तो A आता है तो सबसे पहले A ही रहेगा, सबसे पहले A ही तो रहेगा, तो WA शशांक। ठीक, 5 दिसंबर सन 2000 को बने, जिसको शपथ दिनेश नंदन सहाय जी दिलवाए हैं। क्लियर। दूसरे बने आपके जस्टिस KH कुरंगा, फिर बने आपके जस्टिस A वेंकटचला मूर्ति, फिर जस्टिस अनंत कुमार पटनायक, जस्टिस SR नायक, जस्टिस HL दत्तू, जस्टिस जगदीश भल्ला। कार्यवाहक। तो एक के बाद 6 तक स्वयं चला, पहले कार्यवाहक, फिर 6 जज, फिर कार्यवाहक जगदीश भल्ला। ठीक, फिर मुख्य न्यायाधीश वाले में देखते हैं। जस्टिस राजीव गुप्ता, जस्टिस यतीन्द्र सिंह, जस्टिस नवीन सिन्हा जी साहब सबके सब नाम सुन रहे होंगे क्योंकि 15 में है बने थी। तो नवीन सिन्हा जी, जस्टिस दीपक गुप्ता जी, जस्टिस TB राधाकृष्णन जी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी, जस्टिस रामचंद्र मेनन जी, जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी जी। 11 अक्टूबर 2021 से अब तक तो अभी कौन है? A.K. गोस्वामी या अरूप कुमार गोस्वामी। ठीक है, और इनको कौन नियुक्त करवाई है? अनसुईया उइके जी, हमारी वर्तमान की राज्यपाल जी। ठीक। हाँ सर, तो कितने नंबर के हैं सर? आपके ऐसे में 14वें नंबर के है क्या? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कैसे? ऐसे में 14वें नंबर के हैं, मगर अगर सभी जजों को ले लिया जाए, कार्यवाहक को भी ले लिया जाए, तो भाई आपके क्या हो जाएंगे? अलग क्रम आ जाएगा, जैसे पीछे लिखा था तो जोड़ के आपका 16 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में आपके 14वें नंबर के, हालांकि यही नंबर पूछा जाता है, जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी A.K. गोस्वामी जी 14वें नंबर के 14th नंबर के आपके जज हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। और कोई अभी बना है क्या? रुकिए अभी चेक कर लेते हैं। वर्तमान जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने जस्टिस PR रामचंद्र मेनन का स्थान लिया है, पता है अपने को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस HL दत्तू भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाल चुके हैं। आपके पीछे HL दत्तू जी दिखे ना, देखिए लिस्ट में HL दत्तू जी। जो 6वें नंबर के जस्टिस HL दत्तू साहब थे, हाई कोर्ट पर गए जो 2007 में यहाँ छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जज बने थे। ESL नरसिम्हा जी ने शपथ दिलवाया था, वही HL दत्तू जी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस HL दत्तू जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के 42वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाल चुके हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं HL दत्तू जी, वही 42वें क्रम के। ठीक, तो 6 7 42, वहां 6वें थे, छत्तीसगढ़ में 6वें नंबर के थे, सेंट्रल में तो 42, 6 7 42 न्यायाधीश
ए के पटनायक भूतपूर्व न्यायाधीश जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम किया है। तो ये मुख्य न्यायाधीश बने थे और ये न्यायाधीश बने थे, है ना। कौन? ए के पटनायक जी। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? 19वें नंबर का क्रम है, आपको याद करवा चुका हूं। आंसर बी, बात खत्म, पैसा हजम। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भैया बिलासपुर में स्थित है, आपको पता है। बी, आंसर, बात खत्म। देश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन है? छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है, बात खत्म। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरूप कुमार गोस्वामी जी हैं, ए के गोस्वामी जी हैं, 14वें क्रम के हैं वो। तो भाई आपको बात पता है, जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, ए के गोस्वामी, 14वें नंबर के, आंसर डी। क्लियर? चलिए तो ये तो आपको समाप्त हो गया। ठीक, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेता हूँ और दुआ करता हूँ हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।